वेलकम टू फार्मानट। आज जिस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे वो है डायज़ेपाम। इससे पहले मैंने लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, एनसेड्स, ओपियाइड एनाल्जेसिक, प्री मेडिकेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। टैक्स और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम वीडियोस के अंदर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल वीडियोस की टॉक्सिकोलॉजी, डोजेज भी अक्सर वीडियोस जो होती यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती हैं उनके अंदर नहीं होती। उसके अलावा बायोफार्मास्यूटिक्स ऑफ द ड्रग, तो इन तमाम डाटा को कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत होती है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ये वीडियो उनको वो ये वीडियो देखे और उनके भी नॉलेज में इजाफा हो और उनको भी हेल्प मिल सके ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं जानते डिफरेंट ड्रग्स के बारे में, तो वो बातें भी मैं डिस्कस करता हूँ इन वीडियोस के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का जेनेरिक नेम डायज़ेपाम, ये ड्रग का केमिकल नेम और ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने। ड्रग का मोलिकुलर फार्मूला C16H13ClN2O और ड्रग का मोलिकुलर वेट 284.74 ग्राम पर मोल। ड्रग की कैटेगरी एंग्जोलिटिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट, बेंजोडाइजेपिन। तीन तरह के मसल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक होता है स्मूथ मसल, एक होता है कार्डिक मसल और एक होता है स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। अगर आपको किसी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का नाम पता है तो आप कमेंट में उसका नाम लिख के बताएं कि वो कौन सी ड्रग है जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होती है। और अगर आपको कार्डिक मसल रिलैक्सेंट का भी पता है तो उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जो डायज़ेपाम है ये एक बेंजोडाइजेपिन है जिसका एंटी कन्वल्सेंट, एंग्जोलिटिक, सिडेटिव, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट है और ये एमनीजिक इफेक्ट भी देती है। एमनीजिया बुनियादी तौर पे चीजों को भूलने को कहते हैं या कुछ चीजें आपको याद ना रहे तो उसको एमनीजिया कहते हैं। उसके बाद ये सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए में यूज होती है एज एन हिपोनेटिक, और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया में भी यूज होती है अगर शॉर्ट पीरियड मैनेजमेंट करनी हो इंसोम्निया की। उसके बाद ये एंटी कन्वल्सेंट के अंदर अल्कोहल मैनेजमेंट, अल्कोहल के जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसकी मैनेजमेंट के अंदर यूज होता है। और इसी तरह ये काफी सारे सिम्टोमेटिक भी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक्यूट एजिटेशन है, ट्रेमर है और एक्यूट डिलेरियम है। इसके अलावा ये जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्केलेटल मसल स्पाज्म को भी प्रिवेंट करती है क्योंकि ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। और लोकल पैथोलॉजीज के अंदर, लोकल पैथोलॉजीज की वजह से जब रिफ्लेक्स स्पाम होता है तो उसको भी ट्रीट करती है। और अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। कंटेंट्स की बात करें और डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टैबलेट डोजेज फॉर्म के अंदर, ओरल सॉल्यूशन के अंदर, इंजेक्शन के अंदर और स्पोस्ट्रीज के अंदर अवेलेबल है। टैबलेट में 2 mg, 5 mg, 10 mg, ओरल सॉल्यूशन में 1 mg पर 1 ml ये ओरल सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है और एलिक्सर फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। इंजेक्शन के अंदर 5 mg पर ml, 2 ml के नॉर्मली इंफ्यूज होते हैं तो एक इंजेक्शन में 2 ml डायज़ेपाम होती है। और रेक्टल स्पोस्ट्रीज में 5 mg और 10 mg के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन इसके अलावा ये रेक्टल सॉल्यूशन, रेक्टल जेल और रेक्टल एनीमा के अंदर भी अवेलेबल होती है जिसमें 5 mg पर 5 ml और 10 mg पर 5 ml की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये अवेलेबल है डायज़ेपाम। फार्माकोलॉजी की बात करें तो ये बुनियादी तौर पे जो गाबा इनहिबिटरी एक्टिविटी शो करती है गाबा रिसेप्टर के ऊपर, जिस गाबा का मतलब होता है गामा अमोनोब्यूटेरिक एसिड। जब उसके साथ ये बाइंड करती है तो ये क्लोराइड चैनल्स की जो ओपनिंग का टाइम है उसको इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से न्यूरल एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये इसकी जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग का टाइम है ये ऐसे इंक्रीज करती है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की उसको इंक्रीज कर देती है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें जाए तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, मॉड्यूलेट पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट ऑफ गाबा ए ट्रांसमिशन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन
presynaptic inhibition appear to act on part of limbic system as well as on the thalamus and hypothalamus to induce calming effect. ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 90% अब्जॉर्प्शन है रेक्टल रूट के थ्रू. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो डोज के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी डिपेंडेंट है, इस वजह से वो काफी वेरिएबल है. तो जो पर ओरल है उसका हिप्नोटिक इफेक्ट अचीव करने के लिए 15 to 16 मिनट्स लगते हैं, और आईवी के अंदर जो इसका सेडेटिव एक्शन है वो काफी जल्दी हो जाता है. राउंड अबाउट 5 to 10 मिनट्स के अंदर इसका आईवी के अंदर हो जाता है. और अगर हम इसकी पीक प्लाज्मा टाइम की बात करें तो 30 to 90 मिनट्स के अंदर इसकी पर ओरल के अंदर ये इसका पीक प्लाज्मा टाइम होता है, और प्रोडक्टिल के अंदर 5 to 90 मिनट्स के अंदर इसका प्रोडक्टिल के अंदर होता है. पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो 373 नैनोग्राम पर ml इनिशियल एट 45 मिनट्स और 447 नैनोग्राम पर ml सेकंड पीक की जो है वो 70 मिनट्स के बाद आती है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन की. अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीन बाउंडिंग जो है वो 98% है. मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये P450 एंजाइम्स जो होते हैं लिवर के, और ये तकरीबन काफी ज्यादा हेपेटिक, ये जो P450 एंजाइम है ये तकरीबन काफी ज्यादा ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं. तो ये इसको मेटाबोलाइज करते हैं, और उसकी जो आगे स्पेसिफिक टाइप है वो CYP2C19 और CYP3A4 जो इसकी टाइप्स है वो करती हैं. और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो N इसमेथाइल डायज़ेपाम होता है, और 3-हाइड्रोक्सी डायज़ेपाम होता है, और ऑक्साज़ेपाम भी होता है. अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो इसकी रीनल क्लियरेंस 20 to 30 ml पर मिनट होती है, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है. रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन, और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0.8 to 1 लीटर पर केजी है, और क्लियरेंस 20 to 30 ml पर मिनट है. अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो ये 20 to 70 आवर्स के अंदर इसकी हाफ लाइफ है, और इसकी हाफ लाइफ इतनी ज्यादा इस वजह से है क्योंकि इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, तो उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के अंदर इतना टाइम लग जाता है, यानी कि तकरीबन 2 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं ऑन एवरेज. इंडिकेशंस की बात करें तो एंजाइटी के अंदर, अल्कोहल विड्रॉल के अंदर, एंडोस्कोपी के अंदर, प्री ऑपरेटिव सिडेशन के अंदर, सिडेशन इन आईसीयू के अंदर, मसल स्पाज्म के अंदर, सीजर डिसऑर्डर के अंदर, और एपिलेप्सी के अंदर ये यूज होती है. सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करी जाए तो प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल्स, तमाम हॉस्पिटल्स में ये यूज होती है. ये शेड्यूल बी ड्रग है क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन है, इसलिए ये नार्कोटिक आइटम है. शेड्यूल जी है, और क्योंकि जो ड्रग शेड्यूल जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसीज पे बिक सकती है, मेडिकल स्टोर पर नहीं बिक सकती, अकॉर्डिंग टू द पंजाब ड्रग रूल्स 2007. डोजेज की बात करें, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और इसको मैं आहिस्ता स्पीड में डिस्कस करूंगा. अगर हम एंजाइटी की बात करें तो 2 to 10 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 6 to 12 आवर्स, या 2 to 10 mg आईवी या इंट्रामस्कुलर आफ्टर एवरी 6 to 12 आवर्स. और जो इसकी डोज होगी एंजाइटी के केस के अंदर वो 30 mg पर 8 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसको आईवी की जहां पे मैं बात की है तो ये आईवी पुश है, ये आईवी कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन को आईवी कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन में नहीं देते. अल्कोहल विड्रॉल की बात की जाए, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स जो उनसे होते हैं वो 10 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 6 to 8 आवर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स, और उसके बाद जो हमारी डोज है वो हम 5 mg तक रिड्यूस कर देंगे पर ओरल आफ्टर एवरी 6 to 12 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड. और इनिशियली जो अगर हम इंट्रामस्कुलर की बात, इंजेक्शन की बात करें तो 10 mg का IM इंजेक्शन लगाएंगे, और उसके बाद हम एडिशनल जो इंजेक्शन है वो 5 to 10 mg IV या इंट्रामस्कुलर आफ्टर एवरी 6 to 8 आवर्स देंगे एज पर नीडेड. एंडोस्कोपी की बात की जाए तो एंडोस्कोपी के अंदर भी ये यूज होती है, और इसको हम टाइट्रेट करेंगे, इसकी डोज को हम टाइट्रेट करेंगे 10 mg तक, और लेस इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर. और डोज जो है उसकी जो कम्युलेटिव डोज है वो 20 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और इसकी जो सी अगर कोई अदर भी नार्कोटिक एजेंट है तो इसकी जो सी डोज है वो 1/3 रिड्यूस हो जाएगी, या इसको हम नहीं देंगे. मैं फिर बता दूं कि आईवी का मतलब आईवी पुश है, आईवी इन्फ्यूजन नहीं है. और आईएम का, अगर हम आईएम की बात करेंगे तो 5 to 10 mg 30 मिनट्स बिफोर प्रोसीजर हम इसको इंट्रामस्कुलर देंगे. अगर हम इसकी पोस्ट
प्री ऑपरेटिव सेडेशन की बात करें तो 10 mg का इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे। और उसके अलावा इसमें सीडेशन इन आईसीयू के अंदर होगा 5 to 10 mg IV 1 to 2 hours बिफोर सर्जरी, और 0.03 to 0.01 mg per kg आफ्टर एवरी 30 minutes to 6 hours भी हम इसकी डोज दे सकते हैं आईसीयू के अंदर सीडेशन के लिए। अगर हम मसल स्पाज्म की बात करें तो 2 to 10 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 6 to 8 hours डिपेंडिंग अपॉन द नीड, और 5 to 10 mg IV IM initially and then 3 after every 3 to 4 hours if necessary। तो हम इसको हर 3 या 4 घंटे के बाद दे सकते हैं। अगर मसल स्पाज्म है किसी पेशेंट को तो 2 से 10 mg पर ओरल हर 4 से 6 घंटे के बाद डिपेंडिंग अपॉन द नीड, और अगर हमने इसका इंजेक्शन लगाना है तो 5 से 10 mg का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या IV पुश देंगे हर 3 से 4 घंटे के बाद जब जरूरत होगी। अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो 5 से 10 mg इंट्रामस्कुलर या IV पुश इंजेक्शन हर 5 से 10 मिनट के बाद, लेकिन इतना ज़्यादा देते नहीं है। और तो उसकी जो टोटल डोज है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 30 mg, और यहाँ 0.05 mg पर kg पर रीनल पर रेक्टल यूज, और ये सिर्फ पेरेंट्रल सोल्यूशन यूज किया जा सकता है। और उसके बाद 0.25 mg पर kg इन 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। इसमें एपिलेप्सी के अंदर अगर हम सीजर डिसऑर्डर्स की बात करें तो 2 to 10 mg पर ओरल आफ्टर एवरी 6 to 12 hours या 0.02 mg पर kg पर रेक्टल रिपीट आफ्टर 4 to 12 hours। तो हम इसको 0.02 mg पर kg को पर रेक्टल देंगे, और हर 4 से 12 घंटे के बाद इसको हम दोबारा देंगे डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अच्छा, अगर हम पीरियड्स की बात करें छोटे बच्चों की तो 6 माह से कम उम्र के बच्चों को इसको नहीं देंगे, और पोटेंशियल टॉक्सिक डोज जो इसकी 6 माह के बच्चों के अंदर हो सकती है वो 0.5 mg पर kg से ज्यादा होगी। और अगर हम 12 ईयर्स के तो इससे कम हमें देनी चाहिए डोज पीडियाट्रिक्स के अंदर मसल रिलैक्सन में। अच्छा, अगर हम 12 ईयर्स से ज्यादा के बच्चे हैं तो उसके अंदर 0.1 to 0.8 mg पर kg पर डे पर ओरल देंगे डिवाइडेड डोज के अंदर, और ये आफ्टर एवरी 6 to 8 hours देंगे। यानी कि हम दिन में 4 बार भी दे सकते हैं और दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। अगर हम 6 घंटे के बाद देंगे तो दिन में 4 बार होगा, अगर हम 8 घंटे के बाद देंगे तो दिन में 3 बार होगा। और यहाँ फिर 0.04 to 0.02 mg पर kg IV या इंट्रामस्कुलर आफ्टर एवरी 2 to 4 hours, no more than 0.06 mg पर kg within 8 hours। अब हम सीजर्स की बात करते हैं तो पोटेंशियली टॉक्सिक डोज जो होती है मोर देन 6 ईयर के बच्चों में वो 0.05 mg पर kg से ज्यादा होती है। इस पर रेक्टल यूज अगर हम इसका करेंगे तो 2 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर 0.05 mg पर kg की डोज दे सकते हैं। 0.05 mg पर kg हर 4 से 12 घंटे के बाद। और 6 से 12 साल के बच्चे हैं उसमें 0.03 mg पर kg हर 4 से 6 घंटे के बाद। और अगर जो बच्चे की एज 12 साल से ज्यादा है तो उसको 0.2 mg पर kg हर 4 या 6 घंटे के बाद डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। 4 से 12 घंटे के बीच में डिपेंडिंग अपॉन दी नीड। आईवी की बात करें तो 6 माह से 5 साल के बच्चों में 0.02 to 0.05 IV initially repeated after every 2 to 3 minutes, do not exceed 5 mg, और ये 5 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसको हम रिपीट कर सकते हैं हर 2 से 4 घंटे के बाद डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और अगर बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा है तो 1 mg IV स्लोली ओवर 1 to 2 minutes, not exceed 10 mg total dose, may repeat in 2 to 4 hours if necessary। तो हम अगर 5 साल से ज्यादा का बच्चा है तो उसको हम 1 mg इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं और स्लो डोज के अंदर देंगे इसको
2 से 5 मिनट के अंदर देंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता, वरना इससे फिब्रिलाइटिस और भी काफ़ी सारी डिजीज़ या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस भी कॉज हो सकता है। इस तरह की डिजीज़ जो उनसे ब्लड वेसल्स की डिजीज़ हैं वो भी कॉज हो सकती हैं, या जो उसके सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं। और इसलिए जो 5 साल से ज़्यादा का बच्चा होगा उसको 1 mg IV 2 से 5 मिनट के अंदर इसको स्लोली इन्फ्यूज़ करेंगे, और उसको हम उसकी जो टोटल डोज है वो 10 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हम इसको 2 से 4 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्टर ओवर 2 टू ओवर 3 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 mg पर मिनट। तो आपको 2 mg आप 3 मिनट के ऊपर इसको जो है वो एडमिनिस्टर करें, यानी कि आपको कम से कम 3 मिनट के टाइम पीरियड के ऊपर इसको एडमिनिस्टर करना चाहिए। जो 5 mg की आपको जो इसकी इन्फ्यूजन या जो इसका आपने एडमिनिस्टर रेट है वो 5 mg पर मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको हर 5 से 10-15 मिनट के बाद जो है वो आप रेस्पायरेशन भी मॉनिटर करनी चाहिए, कहीं इसका ज़्यादा रेस्पायरेटरी डिप्रेशन या ज़्यादा रेस्पायरेशन के ऊपर इफेक्ट तो नहीं आया। उसके बाद आपको एयरवे सपोर्ट भी देनी चाहिए अंटिल द इफेक्ट ऑफ IV एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन। आपको उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें ताकि इसका जो IV इफेक्ट है वो हमें पता चल सके कि उसका कोई ज़्यादा ख़तरनाक या रेस्पायरेटरी डिप्रेशन तो नहीं पेशेंट को कॉज कर रहा। अगर थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन की बात की जाए तो उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में ही बताया कि इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, तो इसको एडमिनिस्टर करना चाहिए लार्ज वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए। और अगर ये फिजिबल ना हो तो ट्यूबिंग ऑफ फ्लोइंग IV सोल्यूशन कैन, जो ट्यूबिंग होती है IV सोल्यूशन की उसको भी यूज किया जा सकता है, और उसको पॉसिबली वेन के अंदर ही इंसर्ट करना चाहिए, और स्मॉल वेन्स को यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि रिस्ट की या डोर्सम ऑफ हैंड की वेन होती है। अब हम इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसको ओरली जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आपने इसको वाटर के अंदर, जूस के अंदर या कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर या सेमी सॉलिड फूड के अंदर मिक्स करके देना, डिल्यूट करके देना। और रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो जैसे भी रेक्टल बाकी दवाइयों की रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है वैसे ही इसकी रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। पेशेंट की जो सी लेग्स होंगी, पेशेंट की जो सी साइड्स होगी वो पेशेंट की जो सी थाइज होंगी वो अपने चेस्ट के साथ बेंड करेगा, और जो रेक्टल एप्लीकेटर है उसकी टिप जो सी है वो रेक्टम के अंदर इंसर्ट होगी, और उसके ऊपर स्लोली पुश प्लंजर के थ्रू ड्रग जो सी है वो एडमिनिस्टर की जाएगी। और रेक्टल जेल वो 5 एपिसोड आप पर मंथ दे सकते हैं, कि आप हर 5 दिन बाद दे सकते हैं उस ड्रग को, या आप टोटल 1 माह में 5 बार उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसकी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 to 8 pH के अंदर ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर इसकी pH 3 से लेस हो जाए तो ये हाइड्रोलिसिस हो सकती है इसके अंदर। कॉन्टिन्यूस इंट्रावीनस इन्फ्यूजन इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये IV पुश के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा सकता है डायज़ेपाम। कंपैटिबिलिटीज की बात की जाए तो वरापामिल एडिटिव कंपैटिबिलिटी है, और मेटिडीन सिरिंज कंपैटिबिलिटी है, और उसके बाद बाइसाइड जो कंपैटिबिलिटी है उसमें मेथाडोन है, मॉर्फिन सल्फेट है, और ड्यूबुटामीन है, फेनिटाइल है। इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करें तो डेक्सट्रोज 5%, नॉर्मल सलाइन रिंगर सोल्यूशन के अंदर जो इसकी कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। If infusion is selected, adding the infusion solution to the diazepam injection। तो अगर आप इन्फ्यूजन, कोई डॉक्टर है वो इन्फ्यूजन को सिलेक्ट करता है तो वो इन्फ्यूजन को डायज़ेपाम के इंजेक्शन में मिक्स करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो डायज़ेपाम को इन्फ्यूजन के अंदर मिक्स करे, और अगर क्योंकि इसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम इसकी अदर एडिटिव इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करें तो उसके अंदर फ्लोरो यूरासिल फ्रोसिमाइड भी आता है, और सिरिंज के अंदर ग्लाइकोपायरोलेट, हेपारिन, कीटोरोलैक के बारे में और नेलब्यूफिन के बारे में ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर ही इसको कंसीडर किया जाता है। और अगर हम बाई साइड
इंटरेक्शन की बात करें या वाई साइड इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी है, उसके अलावा फ्लूकोनाजोल है, लिंजोलाइड है, विटामिन बी सी है और बाकी है। और इसको स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको हमने रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है और लाइट से बचा के रखना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी है, एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, एनेस्थीसिया ग्राइवस है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है और 6 माह से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते, स्लीपिपीनिया है। उसके बाद सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। प्रिकॉशंस की बात करें तो जिन पेशेंट्स को सीवियर और ये सीओपीडी की डिजीज हो, स्लीप एपीनिया हो, रीनल और हेपेटिक डिजीजेज हो, डिप्रेशन हो, सुसाइडल इडिएशन हो उसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज हो, 20 पेशेंट्स हो उनके अंदर, इसको प्रिकॉशंस के साथ यूज करना चाहिए, ध्यान से यूज करना चाहिए। एंट्रोग्रेड अमनीसिया भी रिपोर्ट किया गया है बेंजोडाइजेपिन के यूज के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद ये पोटेंशियली फैटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कोज कर सकता है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी जो लोएस्ट टॉक्सिक पब्लिक डोज है वो 143 माइक्रोग्राम पर केजी है। इसके टॉक्सिसिटी साइंस में ड्रोजीनेस है, सिडेशन है, मसल वीकनेस है, प्रोफाउंड स्लीपीनेस है, हाइपोटेंशन है, ब्रैकिकार्डिया है, कोमा है, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, अपीनिया है, एंटीडोट फ्लूमेजिनिल। और अगर सीवियर सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है तो मैकेनिकल सपोर्ट जो कि रेस्पिरेशन की है वो प्रेफर की जाएगी। प्रेगनेंसी कैटेगरी डी है, इसलिए इसको सिर्फ तब ही या उसी सूरत में देना है जब इसके अलावा कोई और सेफ अल्टरनेटिव ना बचे और सिर्फ ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। अगर किसी पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो सिर्फ तभी इसको देना है, अदरवाइज इसको नहीं देना। ये प्रेगनेंसी कैटेगरी डी की ड्रग है। और माइनर ट्रैंकुलाइजर जो है हमको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, इनकी जो पहले 3 माह होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं। और जो प्रीनेटल बेंजोडाइजेपिन एक्सपोजर है वो ओरल क्लेफ्ट रिस्क को भी कोज कर सकता है। लैक्टेशन की बात करें जाए तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ये बच्चे के अंदर एंटर हो सकता है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये 6 माह से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता, इस वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। और ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो 456 ड्रग इंटरेक्शंस नोन है, 30 मेजर ड्रग इंटरेक्शंस है, 379 मॉडरेट ड्रग इंटरेक्शंस है, 47 माइनर ड्रग इंटरेक्शंस हैं। और एग्जांपल्स के अंदर हाइड्रोकोडोन है, अल्कोहल है, सिमेटिडीन है, रिफेम्पिसिन है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो न्यूट्रोपीनिया, जॉइंटस। लोकल इफेक्ट्स के अंदर पेन, स्वेलिंग, थ्रोम्बोफिब्रिलाइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस, फ्लिबाइटिस, इफ टू रैपिड आईवी पुश हो, उसके अलावा मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूरिनरी रिटेंशन, डिप्रेशन, ब्लड विजन। ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो इसका सबसे मशहूर ब्रांड नेम है, वो बल्कि पूरी दुनिया में इसका जो सबसे मशहूर ब्रांड नेम है वो है वेलियम। कुछ लोग इसे वॉल्यूम भी कहते हैं, लेकिन ये वेलियम है। और इसमें इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है, 5 mg पर ml का इंजेक्शन है, 2 ml का एम्प्यूल होता है, और 5 mg और 10 mg की टैबलेट्स के अंदर अवेलेबल है। और उसके अलावा लोकली जो डायज़ेपाम के नाम से भी मेडिसिन अवेलेबल है, जिसमें 5 mg पर ml की मेडिसिन डायज़ेपाम होता है, ये 2 ml का एम्प्यूल होता है इसलिए। और उसके अलावा 2 mg की टैबलेट, 5 mg की टैबलेट और 10 mg की टैबलेट्स अवेलेबल है। ये रेफरेंसेस हैं मेडिमेड्सकेप से, पबकेम से, ड्रग बैंक से, drugs.com से, FDA से और फार्मा गाइड जो कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिश होती है, उसकी 24th एडिशन पेज नंबर 246 से ये तमाम डाटा कलेक्ट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपना ओपिनियन और इम्प्रूवमेंट सजेशन ज़रूर दें। शुक्रिया।